ताजी मिट्टी देखकर कब्र खोदी, लाश निकाली और घर ले आए। रात में ही उसका मटन करी बना दी। सुबह होते ही माखनलाल ने चौपाल पर ठेला लगा दिया। आओ आओ गांव वालों, अब आधे से भी आधे दाम में मिलेगा मटन। इतनी सस्ती कीमत में तो बीड़ी का बंडल भी ना मिले। बहुत समय पहले की बात है। एक भैरोपुर नाम का गांव था। उस गांव के लोग बहुत मेहनती थे। वे दिन भर काम करते और शाम होने पर काका मटन वाले के यहाँ आकर मटन खाते। ढाबे का नाम काका इसलिए पड़ा था क्योंकि वहाँ हरिया काका काम करते थे। उनके हाथ का बना मटन इतना स्वादिष्ट होता था कि लोग दीवाने हो जाते थे। असल में उस ढाबे का मालिक गांव का जमींदार भैरव सिंह था। धीरे धीरे समय बीतता गया और फिर एक दिन। सुनो रूपमती, दवा रखकर जा रहा हूँ, समय से खा लेना। और हाँ, इधर उधर कहीं टहलने मत जाना। तुम्हारी तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। मैं काम पर जा रहा हूँ, शाम को वापस आऊंगा। आज काम पर मत जाओ। पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत बेचैन है। अगर आज रुक जाते तो अच्छा होता। आप रोज काम ही करते रहते हैं, कभी हमें भी थोड़ा बहुत समय नहीं देते। अरे पगली, अगर मैं कमाऊंगा नहीं तो तुम्हारी दवा कैसे आएगी? और उस जमींदार भैरव सिंह की बात मत करो। पैसा देने में बहुत किचकिच करता है और छुट्टी तो जैसे उसे दुश्मन लगती है। अगर आज रविवार के दिन भी छुट्टी कर ली तो बात बिगड़ जाएगी। रविवार को मटन 2 गुना बिकता है। घबराओ मत, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। ठीक है, जाओ। हमेशा काम ही काम रहता है। मैं तो कहती हूँ अपना घर में ही ढाबा खोल लो। कम से कम मेरे साथ थोड़ा वक्त तो बिताओगे। ठीक है बाबा, एक एक दिन में अपना ढाबा खोल लूंगा, पर तब तक तुम अपना मुंह बंद रखो। जैसे ही कुछ पैसे इकट्ठा होंगे अपनी दुकान खोल लेंगे। अब और बात मत करो, आराम करो, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर हरिया काका वहां से चल दिए। थोड़ी ही देर में वे ढाबे पर पहुंच गए। उनके पहुंचने से पहले ही लोग वहां खाने के लिए आ जाते थे, क्योंकि हरिया काका की कुकिंग स्टाइल लोगों को खींच कर ले आती थी। काका, देर मत करो यार, पेट में चूहे कूद रहे हैं। अभी से मुंह में पानी आ रहा है। जल्दी जल्दी बना दो, अब मुझसे रहा नहीं जाता। ठीक है पगले, पहले बैठ तो जा, मैं बनाता हूँ। थोड़ी देर सब्र कर ले, सब्र का फल मीठा होता है, पर मेरे यहाँ सब्र का फल स्पाइसी होता है। मजाक कर रहा हूँ, बैठो, अभी बढ़िया स्पाइसी मटन बनाता हूँ। ये कहकर काका अपने देसी अंदाज में चूल्हे पर मसाले का तड़का लगाकर मटन बनाना शुरू कर देते हैं। मसाला जब घूमता है तो उसकी खुशबू पूरे गांव में फैल जाती है। लोग मजबूर होकर ढाबे तक चले आते हैं। देखते ही देखते भीड़ बढ़ने लगती है और उधर काका मटन को अच्छी तरह भूनकर तैयार कर देते हैं। अरे जमींदार साहब, मटन बन गया है, लोगों को बुलाओ, अपनी अपनी प्लेट लेकर लें। मुझे दूसरा खाना भी बनाना है, एक पतीले में सबका नहीं होगा। आज रविवार है, लोग बस खाने पर टूट रहे हैं। हाँ हरिया काका, आप बनाते रहो, लोग आते हैं, आने दो। आपका हाथ रुके नहीं, यही असली कमाई है। जितना मैं कमाऊंगा उतनी ही आपकी पगार बढ़ेगी, पर छुट्टी मेरे यहाँ नहीं मिलेगी, चाहे घर में कोई मर भी जाए। जमींदार यूं ही उल्टी सीधी बातें करता रहता, लेकिन दिल का बुरा नहीं था। वो खुद गांव वालों की प्लेट लगाता और लोग काका का मटन मजे लेकर खाते। पूरा गांव काका के मटन का दीवाना था, सिर्फ माखनलाल को छोड़कर। माखनलाल जमींदार का छोटा भाई चौपाल पर अपना ठेला लगाता था। अरे माखन भाई, कम से कम 1-2 बोटी बढ़ा दो, हम तो तुम्हारे परमानेंट ग्राहक हैं। और इसकी तरी भी थोड़ी गाढ़ी कर दो। क्या पानी जैसा लोगों को बेवकूफ बनाकर खिला रहे हो? खाना है तो खा ले, नहीं तो निकल ले। एक तो ऊपर से इतना सस्ता देता हूँ। मैं गरीबों का ख्याल रखता हूँ। मेरा बड़ा भाई हर प्लेट 10 रुपए महंगी बेचता है। उसके दुकान पर अमीर जाते हैं,
मेरे पर अमीर गरीब सब खा सकते हैं। हाँ ठीक है माखन। इतनी बात सुनकर ग्राहक तुरंत माखनलाल के ठेले से देसी मटन लेकर निकल जाता है। माखनलाल काफी देर तक ठेले पर बैठा इंतजार करता रहता है। कुछ और लोग आएंगे पर कोई नहीं आता। थोड़ी देर बाद वो गुस्से से फट जाता है। अरे साला, सुबह से शाम हो गई, बस एक ही ग्राहक। बहुत हो गया अब। चाहे दुकान चले या ना चले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज से दुकान बंद, हमेशा के लिए बंद। किसी के घर मजदूरी कर लूंगा, पर ये दुकान अब नहीं खोलूंगा, बस। इतना कहकर वो झटपट ठेला बंद करता है और गुस्से गुस्से अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। थोड़ी ही देर में घर पहुंच जाता है। क्या हुआ जी, आज आपका चेहरा इतना लटका क्यों है? किसी से झगड़ा कर आए क्या? हाँ, लड़ाई की है। अपने ही ठेले से लड़ाई की है, अपनी ही दुकान से लड़ाई की है। भाड़ में जाए दुकान सुकान। अब हमसे ये सब नहीं होता, साफ साफ बता दे रहा हूं। पत्नी उसकी बात सुनकर थोड़ा परेशान होती है, पर समझदारी से आवाज नीचे रखते हुए पूछती है। अरे पहले ये तो बताओ कि हुआ क्या? बिना बात चिल्लाना शुरू मत करो। बताओ समस्या क्या है, शायद इसका हल मेरे पास हो। ठेला चलता ही नहीं। सुबह से शाम बैठा रहा, एक ही ग्राहक आया, और उधर मेरे बड़े भाई का ढाबा धुआं उड़ाता रहता है, क्योंकि वहां का कारीगर है हरिया काका। उसे मटन बनाना आता है, लोगों के स्वाद का राज पता है, इसलिए पूरा गांव वहीं जाता है, और मेरा ठेला ऐसे ही सूना पड़ा रहता है। सुनिए, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? बड़े भाई का ढाबा कैसे टूटेगा? ये तरीका मुझे पता है। लोग वहां इसलिए जाते हैं क्योंकि हरिया काका असली देसी मटन बनाते हैं, लेकिन लोगों को असली और नकली में फर्क कहाँ पड़ता है? उन्हें तो बस ज्यादा माल चाहिए, वो भी कम पैसों में। और गांव में कौन है जो रोज 300 से 400 खर्च करे? यहाँ सब किसान हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। अगर उनको आधे दाम में ढेर सारा मटन मिल जाए तो कौन जाएगा आपके भाई के ढाबे पर? अरे लेकिन हम इतना सस्ता माल कहां से लाएंगे? नकली मटन मिले तो सही, पर कौन देगा? मैंने सब इंतजाम कर लिया है। अकरम कसाई से बात की है मैंने। वो हमें मरे हुए बकरे, बीमार जानवरों का मांस और जो भी बाजार में नहीं बिकता वो सब बहुत सस्ते में देगा। हम बस थोड़ा मसाला तेज कर देंगे और आधे दाम में बेचेंगे। देखना, लाइन लगेगी, लाइन। लेकिन ये गलत है, लोग बीमार भी पड़ सकते हैं। कोई पकड़ा गया तो? अरे कौन पकड़ेगा? गांव में किसी को क्या पता? लोग पेट भर खाना चाहते हैं, बस। किसान लोग बड़े भाई के ढाबे पर इसलिए नहीं जाते क्योंकि वहाँ मटन महंगा है। हम आधे दाम में देंगे तो पूरा गांव हमारे पास आएगा। बड़ा भाई चाहे जितना अच्छा बनवा ले, जमाना आजकल स्वाद नहीं बचत देखता है। सच कह रही हो? अगर ऐसा हो गया तो हमारा ठेला फिर से चल पड़ेगा, लोग लाइन लगाएंगे। लाइन क्या, ठेला भी छोटा पड़ेगा। और हाँ, इस बात का जिक्र किसी से मत करना। अकरम कसाई कल सुबह माल भेज देगा, उसके बाद जो होगा वो देखना। अगली सुबह माखनलाल अकरम की दुकान पर पहुंच गया। लो माखन भाई, जैसा माल मांगा था वैसा ही दिया है। सस्ता है पर काम चल जाएगा। थोड़ा मसाला ढेर सारा डाल देना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अरे अकरम भाई, ये सब दिखने में ठीक तो है ना? लोग पहचान तो नहीं लेंगे? पहचानेंगे। अरे यहाँ के लोग तो जीभ से कम जेब से ज्यादा सोचते हैं। आधा दाम में मटन मिलेगा तो सवाल पूछने का टाइम किसके पास? बस बेचो, पैसा कमाओ, बाकी मुझे संभालने दो। अकरम की इतनी बात सुनकर चंपा और माखनलाल मरे हुए जानवर का मांस लेकर घर आते हैं। दोनों लोग उसे देसी अंदाज में घर पर ही बनाते हैं और फिर माखनलाल अपना ठेला चौपाल पर लगा देता है। अरे आओ भैया, आओ आओ। अब मिलेगा आधे दाम पर। आओ फटाफट, सस्ता ही सस्ता, कम पैसे में भर प्लेट खाओ और घर भी ले जाओ। इतना सुनते ही माखनलाल के ठेले पर लोग आना शुरू कर देते हैं। अरे भैया माखनलाल, क्या हुआ? आज दिमाग खराब हो गया है क्या? आधे दाम में दे रहे हो?
ऐसा तो नहीं कि पहले ग्राहक बुला लो फिर बाद में महंगा कर दो। नहीं नहीं भैया, कोई सब्जी थोड़ी बेच रहे हैं कि पहले सस्ता कर दो फिर महंगा कर दो। मीट बना रहा हूं, मीट। मुझे तो बस प्लेट के पीछे के थोड़े पैसे बच जाएं, वही खुशी है। अरे माखन भैया, कोई लॉटरी लग गई है क्या? भले इतने में तो दाल चावल नहीं मिलता और आप मीट दे रहे हो। अरे पगले, मुझे समाज सेवा करनी है और मुझे ये भी पता है कि कितने में बेचने पर कितना बचेगा। अगर मैं आधे दाम पर बेच रहा हूं तो भी नुकसान नहीं है, क्योंकि एक प्लेट पर मुझे बस 10 रुपए ही कमाने हैं। ठीक है भैया, एक प्लेट लगा दो खाने के लिए और एक प्लेट पैक कर दो घर ले जाने के लिए। अगर सच में इतना सस्ता है तो घर पर खाना बनाना ही छोड़ देंगे। अब तो रोज घर वाले कहेंगे माखन लाल का देसी मटन, और वो भी सस्ते दाम में। इतना सुनते ही माखन लाल तुरंत प्लेट लगा देता है। ग्राहक मजे से खाते हैं, पैसे देकर पार्सल लेते हैं और चले जाते हैं। उधर माखन लाल का बड़ा भाई ढाबे पर खड़ा इंतजार कर रहा था, लेकिन वहां कोई ग्राहक नहीं आता। ये देखकर जमींदार हरिया काका से कहता है, काका क्या हो गया आज? एक भी ग्राहक दिखाई नहीं दे रहा। कहीं गांव में कोई अनहोनी तो नहीं हुई? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि बोहनी भी ना हो। जमींदार साहब, मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी काकी की तबीयत बिगड़ गई हो? उसकी हालत कुछ दिनों से ठीक नहीं है। अगर आप आज्ञा दें तो मैं घर जाकर देख आऊं और ये भी पता लगाऊं कि आज ढाबे पर एक भी ग्राहक क्यों नहीं आया। ठीक है काका, जाओ और पता लगा कर आओ कि गांव वाले कहां गायब हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि माखन लाल ने कोई नया आइटम शुरू कर दिया हो? और हां, उसके ठेले पर भी जरूर जाना। मुझे सबसे ज्यादा शक उसी पर है। अरे जमींदार साहब, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। मैं गांव की हर बात लेकर लौटूंगा और आपको बताऊंगा। आप परेशान न हो। ठीक है काका, जल्दी आना। मेरा तो बीपी हाई हो रहा है। साला आज एक भी मटन नहीं बिका। दिमाग खराब हो गया। जाओ काका, तुरंत जाओ। जमींदार की इतनी बातें सुनकर काका ढाबे से निकल पड़ते हैं और थोड़ी ही देर में घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचकर देखते हैं कि काकी पूरी तरह ठीक है। अचानक काका को सामने देखकर काकी चौंक जाती हैं और कहती हैं, क्या हुआ जी? आज आप बहुत जल्दी काम से लौट आए। तबीयत पानी ठीक तो है ना आपकी? क्योंकि पहले कभी भी आप इस तरह जल्दी लौट कर नहीं आए। अरे अरे नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। बस तुम्हारे लिए आया था। मन में अचानक घबराहट होने लगी, इसलिए देखने चला आया। आज ढाबे पर एक भी ग्राहक नहीं आया तो जमींदार साहब बोले, काका गांव में जाकर देखो सब सही सलामत है। उसी वजह से घर देखने आ गया। अरे गांव में तो सब बिल्कुल ठीक है। अभी चमेली आई थी और वो बोल रही थी कि माखन लाल आधे दाम में देसी मटन बेच रहा है। क्या बोल रही हो? आधे दाम में? पागल हो गया है क्या माखन लाल? राधे गांव में तो मटन आता ही नहीं और वो आधे दाम में कैसे बेच सकता है? जरूर तुमने कुछ गलत सुन लिया होगा। हाँ, आप ठीक कहते हो। बूढ़ी हो गई हूँ, शायद मेरे सुनने में ही गलती हो गई हो। ऐसा करो, चौपाल जाकर खुद ही देख लो कि क्या सच में माखन लाल पागल हो गया है और इतना सस्ता मटन बेच रहा है। हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूं। और सुनो, समय से दवा खा लेना, ज्यादा घूमने मत जाना। अगर ऐसे ही हालत रही तो जमींदार का ढाबा भी बंद हो जाएगा। मेरे भी समझ में नहीं आ रहा कि इतना सस्ता मटन कोई बेच कैसे सकता है। अरे जब मैं कह रही हूँ कि जाकर देख लो चौपाल पर, तो घर में बहस क्यों कर रहे हो? मुझसे ज्यादा बहस मत करो। मेरी तबीयत सच में खराब है, इसलिए मुझे परेशान मत करो। जो है सच झूठ, खुद जाकर चौपाल पर देख लो। काकी की बात सुनकर काका तुरंत चौपाल की तरफ निकल पड़े।
थोड़ी ही देर में वे वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि माखनलाल के ठेले पर भारी भीड़ लगी हुई है और माखनलाल जोर जोर से चिल्ला रहा है। आओ भैया आओ, थोड़ा ही माल बचा है, आधे दाम में ले जाओ। आज नहीं तो रोज रोज मिलेगा आधे दाम में। पूरी बोई के साथ भर भर के पीस मिलेंगे और इसके साथ रसना भी अनलिमिटेड। अरे ससुरा पागल हो गया है का? आधे दाम में तो कुछ भी नहीं मिलता। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसके ठेले पर। मैं तो इसके पास भी नहीं जा सकता। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। अच्छा करता हूं जमींदार के पास जाकर सारी बात बता देता हूं। इतना सोचकर काका तुरंत ढाबे की तरफ निकल पड़े। थोड़ी ही देर में ढाबे पर पहुंचे और जमींदार को सारी बातें बताने लगे। जमींदार साहब, बहुत बड़ी बात है। मेरे समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूं। आपका छोटा भाई माखनलाल आधे दाम पर देसी मटन करी बेच रहा है और ऊपर से रसना फ्री दे रहा है। और वो बोल रहा था कि पीस की कोई कमी नहीं है। कहीं सच में पागल हो गया है क्या आपका भाई? क्या बात करते हो काका? माखनलाल ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। मुझे भरोसा नहीं हो रहा। पूरे गांव में उससे बड़ा कंजूस कोई नहीं है। वो मेरा भाई है, मैं उसे अच्छे से जानता हूं। तुमने जरूर कुछ गलत सुना होगा। अरे जमींदार साहब, मुझ पर विश्वास करिए, मैंने गलत नहीं सुना। भले बूढ़ा हो गया हूं पर मेरे कान अभी भी तेज हैं। जो सुना सच सुना। काका माफ करना, लेकिन मुझे आपकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा। इसलिए मैं खुद जाकर देखूंगा कि क्या सच में माखनलाल आधे दाम में मटन बेच रहा है। हाँ, अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो खुद ही जाकर देख लो। और सुनो, उसका मटन तो लगभग बिक ही गया था, अब थोड़ा ही बचा होगा। अगर समय से नहीं पहुंचे तो मुझे लगता है कि सारा मटन खत्म हो जाएगा और वो घर भी निकल जाएगा। तो कोई बात नहीं काका, आज का नुकसान झेल लेंगे। कल सुबह सबसे पहले मैं उसके ठेले पर जाऊंगा, फिर अपने ढाबे पर आऊंगा। अगर वो सच में आधे दाम में बेच रहा है तो मैं भी ढाबे में थोड़ा ही मटन बनाऊंगा। नुकसान नहीं होना चाहिए। इतनी बात के बाद जमींदार और काका दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह माखनलाल चंपा से कहता है, सुनो चंपा, आज मैं अकरम के पास मटन लाने नहीं जाऊंगा। आज तो मटन की डिमांड 2 गुनी हो गई है और सच कहूं तो मुझे डर भी लगता है, इसलिए तुम ही चली जाओ। अरे क्या मर्द बनते हो, चूड़ियां पहन लो। जा रही हूँ प्रभु, और आज 5 किलो ज्यादा माल लाऊंगी। तुम मसाले वसाले ढूंढ कर रखो, मैं तुरंत आती हूँ। और आपको ही मटन बनाना होगा। आज लेट नहीं होना चाहिए क्योंकि ग्राहक इंतजार नहीं कर सकते। ठीक है, कौन लेट कर रहा है? सब दिखाई दे रहा है। तुमको बोल दिया, जाओ तो जाओ। अब बात का बतंगर मत बनाओ, जाओ भी अब। माखनलाल की बात सुनकर चंपा तुरंत घर से निकल पड़ती है और थोड़ी ही देर में अकरम की दुकान पहुंच जाती है। क्या हुआ बहन जी, आज अकेले आई? भाई साहब नहीं आए? नहीं, अब मैं ही आऊंगी। वे थक जाते हैं। कल तो पूरा माल बिक गया, कुछ लोग तो बिना खाए ही लौट गए। सच में भाई साहब, आपकी आइडिया काम कर गई। लोगों को तो पता ही नहीं चल रहा कि ये मरे हुए जानवरों का मांस है। अरे बहन जी, चिंता मत करो। मुझे पहले से पता था कि आपका सारा माल बिक जाएगा और आज आपको 5 किलो और ले जाना पड़ेगा, इसलिए मैंने सब पहले से पैक करके रख दिया है। अरे हाँ अकरम भाई, सच में आप तो मन की बातें जान जाते हैं। ऐसा करो, तुरंत मटन दे दो, नहीं तो देर हो जाएगी। इतना सुनते ही अकरम पैसे लेकर मटन चंपा को दे देता है। चंपा मटन लेकर जल्दी जल्दी घर पहुंचती है। माखनलाल उसे उसी देसी अंदाज में घर पर ही बनाता है और फिर अपना ठेला चौपाल पर लगा देता है। आओ भाई लोग आओ, आज भी वही रेट है। आधे दाम में देसी स्पाइसी मटन करी ले जाओ। गर्मा गर्म प्लेट मिलेगी भैयो, आओ जल्दी जल्दी। इतना सुनते ही वही ग्राहक फिर पहुंच जाते हैं। और मटन चखते हैं।
देखते देखते भीड़ लग जाती है। उसी बीच मुखिया उधर से गुजरता है और उसके कानों में आवाज पड़ती है, अरे आओ आओ, खाओ आधे दाम में। मुझे गरीबों को लूटना नहीं, बस उनका पेट भरना है। माखन लाल अब दिलवाला बन गया है दोस्तों, जलने वाले दूर से देखकर जल रहे हैं। ये सुनकर जमींदार वहीं से मुड़ जाता है और थोड़ी ही देर में ढाबे पहुंचता है जहां काका खड़े मिलते हैं। अरे काका, आपकी बात बिल्कुल सही थी। माखनलाल सच में आधे दाम पर मटन करी बेच रहा है। लोग उसे सब्जियों की तरह खरीद रहे हैं, खा भी रहे हैं और घर भी ले जा रहे हैं। तो जमींदार साहब, अब क्या किया जाए? आज मटन बनेगा या नहीं? और अगर बनाएंगे तो आपको भी आधे दाम में ही बेचना पड़ेगा, तभी लोग आएंगे। काका, चाहे ढाबा चले या न चले, भाड़ में जाए। मैं अपना नुकसान करके ढाबा नहीं चलाऊंगा। ऐसा करो, अपना हिसाब लो और घर जाओ। अब जो होना था हो गया। पर जमींदार साहब, ऐसा क्यों? काका, सवाल जवाब मत करो। अपना हिसाब लो और घर जाओ। मैं भी अपने घर जा रहा हूं। इतना कहकर जमींदार काका को पैसे देता है और ढाबा हमेशा के लिए बंद कर घर चला जाता है। काका भी चुपचाप अपने घर निकल जाता है। उधर माखनलाल को जब यह बात पता चलती है तो वह खुशी से फूला नहीं समाता। वह सारा मटन बेचकर घर पहुंचता है। और चंपा को ये सारी बात बताता है। अरे गजब हो गया चंपा, हम जीत गए, जीत। बड़े भाई साहब ने ढाबा बंद कर दिया, वो भी हमेशा के लिए। क्या बात करते हो? ये सुनकर तो बहुत सुकून मिला। बोला था ना, मैं उसकी रीढ़ तोड़ दूंगी। देखा, चंपा से पंगा लेने का अंजाम ऐसा ही होता है। देख लिया चंपा, तुम सच में बहुत दिमागदार हो, लेकिन यही दिमाग एक दिन मुझे डुबो देगा। चुप करो, अच्छे समय पर अच्छी बातें करो। कल सुबह होते ही मैं अकरम के पास जाऊंगी और कल मैं दुगना माल लूंगी। अब लोग मजबूर होकर हमारे ही ठेले पर आएंगे और देखना कैसे चलेगा अपना धंधा। इतना कहकर दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह होते ही चंपा तुरंत अकरम के पास निकल जाती है। थोड़ी देर में दुकान पहुंचकर कहती है, भैया, बात बन गई। जैसा हम चाहते थे वैसा ही हो गया। जमींदार ने ढाबा बंद कर दिया। अब ऐसा करो, मुझे दोगुना माल दे दो। अरे बहन जी, आप इतनी ज्यादा डिमांड कर रही हैं। मैं कहां से लाऊं इतना माल? मैं कोई मुर्दा घाट तो चला नहीं रहा हूं कि रोज मरे हुए जानवर उठाकर ले आऊं और आपको दे दूं। मुझे भी बाजार बाजार पता लगाना पड़ता है कि कौन सा जानवर मर गया है या मरने वाला है। इतना माल आज नहीं मिलेगा। ऐसा करो, आज जितना है उतना ले जाओ, कल देखूंगा। ये क्या बात हुई भैया? ऐसे तो हम फिर नीचे आ जाएंगे और दुकान टूट जाएगी। देखो चंपा बहन, मैं वही दूंगा जो मेरे पास है। कभी ज्यादा मिलेगा, कभी कम मिलेगा। ये दुकानदारी है, रोज रोज मुनाफा नहीं मिलता। समझो मेरी बात। इतना कहकर चंपा मटन लेकर घर आती है। माखनलाल उसे अच्छी तरह पकाकर तैयार करता है और ठेला चौपाल पर लगा देता है। देखते देखते फिर से ग्राहकों की भीड़ लग जाती है और थोड़ी देर में सारा मटन बिक जाता है। माखनलाल तुरंत घर लौट जाता है। उधर कुछ लोग जिन्हें मटन नहीं मिला था, सीधे काका के घर पहुंचते हैं और कहते हैं, काका काका, हमारी बात सुनो। अब तो जमींदार का ढाबा बंद हो गया है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपने घर पर ही मटन बनाओ, ठीक वैसे ही जैसे आप जमींदार के ढाबे पर बनाते थे। पर बेटा, जब जमींदार ही माखनलाल की बराबरी नहीं कर पाया तो हम कैसे कर लेंगे? क्या गारंटी है कि लोग मेरे घर मटन खाने आएंगे? और मैं मटन सस्ता भी नहीं कर पाऊंगा।
बस इतना ले सकूंगा जिससे मेरा घर चल जाए। ठीक है काका, आप मटन लेकर तो आओ, हम बिना मटन खाए नहीं रह सकते। ठीक है बेटा, थोड़ा इंतजार करो। मैं अभी अकरम के पास जाता हूं और ताजा मटन अपने सामने कटवा कर लाता हूं। काका तुरंत पैसों के साथ निकल पड़ते हैं। और थोड़ी देर में अकरम की दुकान पहुंचकर ताजा मटन खरीद लेते हैं। घर आकर और अपने देसी अंदाज में पकाना शुरू करते हैं। थोड़ी ही देर में मटन तैयार हो जाता है। उसकी महक पूरे गांव में फैल जाती है। देखते ही देखते और भी लोग आना शुरू कर देते हैं। काका का सारा मटन मिनटों में बिक जाता है। और फिर अगले ही दिन, सुनो, मैंने सुना है कि हरिया काका अब अपने घर पर ही मटन बनाना शुरू कर चुके हैं। लोग वहां जा रहे हैं क्योंकि उनके पास मजबूरी है। हम उन्हें बराबर मटन दे नहीं पा रहे। अकरम ने भी साफ मना कर दिया है। अब जो करना है हमें ही करना पड़ेगा। पर हम करेंगे तो क्या करेंगे? इतना सस्ता मटन बेचकर हम खुद ही उलझ गए हैं। अगर हम ताजा मटन खरीदेंगे तो उसे सस्ता नहीं बेच पाएंगे। लेकिन मुझे अपना मटन महंगा नहीं बल्कि और भी सस्ता करना है, क्योंकि मुझे पता है आगे चलकर मुकाबला हरिया काका से ही होना है। और हरिया काका का घर का मटन इतना तगड़ा होता है कि हम उसकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। जैसे हमने जमींदार को बर्बाद किया था, वैसे ही हरिया काका को भी बर्बाद करेंगे। हम कहां से मटन लाएंगे? अगर आज दुकान नहीं खोली तो लोग हरिया काका के पास चले जाएंगे, और अगर उनके मटन का स्वाद लोगों को लग गया तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम मुर्दों को उखाड़ कर लाएंगे और उनका मीट बनाएंगे, सस्ते दाम पर बेचेंगे। बस रात को शमशान घाट जाना होगा, वहीं काट पीट कर तैयार कर लाएंगे। अरे तुम इंसान हो या जल्लाद? कोई ऐसा करता है? कुछ तो रहम रखो। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो, नहीं तो मैं अकेले ही जाऊंगी। मुझे हरिया काका को बर्बाद करना ही होगा। ठीक है, शाम होने दो, हम साथ चलेंगे, मुर्दा उठाएंगे और उसी का मटन बनाएंगे। इतनी बात करके दोनों रात होने का इंतजार करने लगे। उधर हरिया काका अपना मटन बनाकर लोगों को खिलाते रहे। जैसे ही रात हुई, माखनलाल और चंपा शमशान घाट के लिए निकल पड़े। ताजी मिट्टी देखकर कब्र खोदी, लाश निकाली और घर ले आए। रात में ही उसका मटन करी बना दी। सुबह होते ही माखनलाल ने चौपाल पर ठेला लगा दिया। आओ आओ गांव वालों, अब आधे से भी आधे दाम में मिलेगा मटन। इतनी सस्ती कीमत में तो बीड़ी का बंडल भी ना मिले। लोग दौड़ पड़े। देखते ही देखते सारी बिक्री तेज हो गई। इंसानी मांस का स्वाद लोगों को अजीब तरह से भाने लगा। थोड़ी देर में पूरा मटन बिक गया। उधर हरिया काका अपने घर पर ग्राहकों का इंतजार करते रहे, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया। ये क्या हो गया? आज एक भी ग्राहक नहीं आया। इनके चक्कर में मेरा नुकसान हो गया। कल से मैं दुकान बंद कर दूंगा। और ये माखनलाल आधे दाम में कैसे बेच रहा है, कल जाकर खुद देखूंगा। उसी रात माखनलाल और चंपा फिर से शमशान घाट गए। नई लाश उठाई और फिर से मटन बना दिया। सुबह होते ही माखनलाल ने फिर दुकान लगा दी। आज ग्राहकों से पहले हरिया काका खुद पहुंचे और बोले। ये सुनते ही माखनलाल घबरा गया। अब क्या करूं? दूं तो भी दिक्कत, न दूं तो भी दिक्कत। चलो दे ही देता हूं, शायद पता न चले। क्या हुआ बेटा? देना है तो दो, नहीं देना है तो साफ बता दो। नहीं नहीं काका, क्यों नहीं देंगे? बस 1 मिनट। वो तुरंत प्लेट लगाकर दे आया। हरिया काका ने जैसे ही मटन चखा, उन्हें समझ आ गया, ये किसी बकरे या बकरी का मटन नहीं, ये इंसान का मांस है। लेकिन वो कुछ बोले नहीं। पैसा देकर चुपचाप वहां से चले आए।
और सीधा मुखिया के घर जाकर सब बता दिया। अरे, आपके कहने का मतलब है कि माखनलाल गांव वालों को मटन के नाम पर पुराना मांस खिला रहा है? हाँ मुखिया जी, बिल्कुल सही। मेरी पूरी जिंदगी मटन बनाने में निकल गई है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये मटन ना तो बकरी का है, ना किसी और जानवर का, बल्कि इंसान का है। अब तो हद हो गई काका। अगर ये सच है तो हमें इसका पीछा करना ही होगा। ऐसा करो, आज शाम को हम दोनों इसे चुपचाप फॉलो करेंगे। देखते हैं कि कहीं किसी बच्चे का अपहरण तो नहीं करता या फिर किसी मरी हुई लाश को उठाकर लाता है। मुखिया जी, देर मत कीजिए, शाम होने वाली है। हमें अभी घर से निकल जाना चाहिए। हो सकता है वो दोनों भी आज शाम ही निकले हों। इतनी बात करके दोनों घर से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद वे माखनलाल के घर के सामने एक पेड़ के पीछे छुपकर इंतजार करने लगते हैं। काफी देर बाद रात में जब माखनलाल और उसकी पत्नी घर से निकलते हैं, तभी वे दोनों उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। पीछा करते करते आखिरकार वे शमशान घाट पहुंच जाते हैं। सुबह होते ही माखनलाल अपना ठेला लेकर चौपाल पर दुकान लगाता है। जैसे ही वह दुकान लगाता है, मुखिया और हरिया काका पुलिस लेकर वहां पहुंच जाते हैं। पुलिस उसके मांस की जांच करती है और जांच के बाद पता चलता है कि मांस वास्तव में इंसान का है। पुलिस तुरंत माखनलाल और उसकी पत्नी को गिरफ्तार करके थाने ले जाती है।